हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने आपको पहला जो वीडियो बनाया मेंस का, यूपी पीसीएस का तो प्रीलिम्स हो चुका है, तो अब मेंस की तैयारी है। तो पहला जो वीडियो बनाया था वो मैंने आपको हिंदी का मैंने टेस्ट पेपर दिया था, तो उसका मैंने मैं अभी मॉक दे रही हूँ, तो उसका मैंने टेस्ट पेपर बनाया था, उसका मैंने आप सबको दिया था। तो आप लोगों में से किसी एक दो का कमेंट आया था कि आप प्लीज़ हम लोगों को पीडीएफ शेयर कर दीजिए, तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और ये टेलीग्राम का जो लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डाला गया है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। अभी देखिए, मैंने एक टेस्ट पेपर ये सेक्शन वाइज ही था। टेस्ट पेपर इसको कह सकते हो आप 2, ठीक है। टेस्ट पेपर 1 वो था, टेस्ट पेपर 2 ये है। तो अभी देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर तो मैं क्वेश्चन पेपर भी इसके साथ करके मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसमें अभी आप लोगों को क्या है कि आप लोग ये देखिए कि क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। इसमें पूछा था पॉपुलेशन डिविडेंड के बारे में पूछा था, और ये क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन डिविडेंड किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी, या तो बेनिफिशियल होगा या तो हार्मफुल होगा, इस तरीके का डिस्कशन था। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले मैंने आपको एक बार बताया था, अपने बहुत सारे आंसर राइटिंग के वीडियोस में बताया हुआ है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग के स्टार्ट करने की मैं आपको एक ब्लैंक पेज देखती हूँ नीचे। हाँ, देखिए, कोई भी आंसर राइटिंग अगर स्टार्ट करना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कीवर्ड्स ढूंढते हैं। जो क्वेश्चंस में ना कीवर्ड, आप कीवर्ड देखिए, अगर कीवर्ड मिल रहा है तो इससे अगर आपको डेटा को याद है तो डेटा डाल दीजिए, ठीक है। अगर डेटा नहीं याद है, अगर कीवर्ड की डेफिनेशन याद है, मान लीजिए पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो अब पॉवर्टी पर क्या है, अब पॉवर्टी तो आप लोगों को या तो डेफिनेशन पता हो। अब डेफिनेशन ये भी नहीं कि हाँ किसी बुक में लिखी हुई है वो डेफिनेशन डाल दे, नहीं, डेफिनेशन कोई ऑथराइज्ड किसी पब्लिकेशन का होना चाहिए। जैसे WHO का है, WHO का पॉवर्टी पे क्या है, पॉवर्टी पे WHO की डेफिनेशन है कि $1.6 अगर है तो इसका मतलब वो पुअर है। इसी तरीके की कोई डेफिनेशन या तो हम आपको नीति आयोग की डाल दीजिए, ठीक है, या तो SECC की डाल दीजिए। तो किसी की भी डेफिनेशन आपको एक ऑथराइज्ड डेफिनेशन डालनी है। या तो देखो, मैंने आपको क्या पहला पॉइंट क्या बताया था, या तो आप डेटा से स्टार्ट कीजिए कि हाँ इंडिया में इस तरीके की प्रॉब्लम, इंडिया में इतना % पुअर पॉपुलेशन है और इसको टैकल करने के लिए हमें ये चीज़ करना चाहिए, या फिर ठीक है। दूसरा है डेफिनेशन डाल दीजिए, ठीक है। तीसरा ये है कि आप कोट डाल सकते हैं, कोट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप ना जब भी पेपर टैकल करिए तो आप ना पेपर्स को डिफरेंट सेक्शन वाइज करिए। ऐसा नहीं है कि आप सारा एक साथ कर रहे हैं, एक ही टर्म्स में एक ही तरीके का लिख रहे हैं, नहीं, आंसर्स को ना आप वेरी करना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने भी ये चीज़ की है। मैंने क्या किया है कि पहला देखिए डेफिनेशन से स्टार्ट किया। डेफिनेशन क्या होती है, वो पॉपुलेशन डिविडेंड की डेफिनेशन क्या होती है, वो चीज़ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कितनी % पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफी डिविडेंड में काउंट होती है। फिर उसके बाद है कि इसके गेटिंग बेनिफिट, अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या क्या बेनिफिट होगा, वो चीज़ किया है, वो चीज़ है। देखिए, गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को क्या होगा। तो इस तरीके के यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद है कि नीड टू बी डन, क्या ज़रूरत है करने की, नीड टू बी डन क्या किया जा सकता है, और क्या उससे क्या हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। ये 4 मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। फिर उसके बाद फिर ये है कि उसका मैंने एक तरीके से, देखिए, हर एक क्वेश्चंस का एक तो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक बॉडी पार्ट होता है और एक कंक्लूजन होता है। इससे आपको ये तीनों से आपको डाइवर्ट होना ही नहीं है। आप इनसे डाइवर्जन मत लीजिए, डाइवर्ट होना ही नहीं। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं थोड़ा सा अपने आप में सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करूँ, इसलिए मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाने लगी। तो बीच में मेरा थोड़ा लैक हो गया था, मैं थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम और ये सब चीज़ों की वजह से, प्लस बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आने लगे थे। तो अभी मैं सोच रही थी कि मेंस के आंसर राइटिंग एक क्वेश्चंस, हर हफ्ते में एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना है मुझे ये करना है कि आपको बताना है कि किस तरीके से पेपर को टैकल किया जा सकता है। अभी देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ या फिर मैं आंसर राइटिंग डिस्कस कर रही हूँ और मेरा खुद का ही नहीं हो रहा है। तो मैं इसको एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देना चाहती हूँ, बट मेरा थोड़ा सा ना ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी है।
अब इसमें मैं थोड़ा सा मात खा जाती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद तो है बट इसमें मार्क्स गेनिंग नहीं है। यूपी पीसीएस में आपको पता है स्केलिंग हो नहीं रही है, तो ये मार्क्स गेनिंग नहीं है, इसलिए मैं बहुत पछता रही हूँ। अगर हुआ किस्मत में तो हो जाएगा, बट मैं कितना भी करके इतना मार्क्स नहीं ला सकती हूँ। ठीक है, जब स्केलिंग होगी तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, मतलब ये कह सकती हूँ मैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कंक्लूजन भी डालिए। इंडिया जो है वह किस डायरेक्शन में है, डेमोग्राफी को किस तरीके से यूज़ कर रहा है और उसे क्या क्या बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जैसे ट्रांसजेंडर के बारे में था। ट्रांसजेंडर का भी अगर आपको पॉपुलेशन याद है कि इंडिया में कितने पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर है, या फिर आपको डेफिनेशन याद है ट्रांसजेंडर किसको कहा गया है, मतलब LGBTQ, ये भी डेफिनेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब डाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर इसके साथ आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी 1-2 दिन बाद। ठीक है, अब ये है कि ट्रांसजेंडर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ये देखिए मैंने मतलब सब गरिमा गृह है और नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर है, फिर ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद देखिए गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहिए और भी क्या क्या कर सकती है, तो इस 4-5 पॉइंट मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि पढ़ के बताऊँगी तो वीडियोज़ बहुत लंबा हो जाएगा और कोई देखता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो ये ग्राफ बनाया था ना, देखो ग्राफ को हमेशा जो है एक ब्लॉक में डाल दो। ठीक है, और किस चीज़ का है ये बता दो। फिर अगर थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा है तो इसको एक्सप्लेन कर दो, पीछे ज़्यादा है तो इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। फिर उसके बाद मैंने ये देखिए कंक्लूज़न लिखा हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन का कंक्लूज़न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कंक्लूज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये थोड़ा कंक्लूड करना स्टार्ट करिएगा, मतलब इंट्रोडक्शन। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा था, देखिए क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में पूछा था। मैंने क्लासिकल म्यूज़िक को डिफ़ाइन किया है, प्लस उसको बताया कितना बेस होता है, किस तरीके से मतलब कितने बेस होते हैं। फिर उसके बाद राग क्या होता है, ताल क्या होता है, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब मैंने बताया। यही पूछा ही था एक्चुअली उसमें। तो अब ये है कि इसका देखिए मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन लिखा हुआ है कि समवेयर इंडिया इज़ लैकिंग इन इट्स ट्रेडिशनल म्यूज़िक। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक में लैक कर रहा है, एंड वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। वी शुड मोर फोकस ऑन आवर ट्रेडिशनल विद द वेराइटी ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। हमें वेस्टर्नाइजेशन के साथ साथ अपने ट्रेडिशन को भी नहीं भूलना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन के साथ साथ हमें ट्रेडिशन को अगर आगे लेकर के चलेंगे तो हम वर्ल्ड में एक ग्रोइंग बनते जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए सोशल मीडिया पे था। इस तरीके से मतलब ये है, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। आपको मतलब अगर आपको मेरा आंसर शीट देखना तो आप देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन रहता है, मतलब देखिए ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तो आपको आता ही आता है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। और एक होता है वो अर्बनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, अर्बनाइजेशन पे भी। ठीक है, और ये एक तो क्वेश्चन मैंने हर बार देखा है, रीजनलिज्म पे भी आ जाता है, रीजनलिज्म। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ना आपको टैकल करने आना चाहिए। फिर उसके बाद है सीनियर सिटीज़न के बारे में क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मार्क्स का है, तो ये सीनियर सिटीज़न पे क्वेश्चन मतलब था, वो भी मैंने टैकल किया हुआ है। ये मतलब ये हर बार आता है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सोल्यूशंस क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए रीजनलिज्म पे भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है, रीजनलिज्म पे भी मैंने लिखा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पे भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मतलब सारे क्वेश्चंस को मैंने टैकल किया। पावर्टी पे भी है, देखिए मैंने पावर्टी का बताया था ना, पावर्टी का किस तरीके से क्या है। पावर्टी के देखिए डेफिनेशन लिखा है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो आप एक मतलब ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखना ही ज़रूरी है, वरना तो फिर देखिए पीएम पोषण अभियान के बारे में देखिए एक आध स्कीम तो पूछ ही लेता है, विमेन से रिलेटेड ज़्यादा है। देखिए स्कीम्स का क्या है, विमेन से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड पूछेगा, और मतलब ज़्यादा मेनली तो यही है, मतलब या तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई स्टार्ट कर रहा है, या तो SC/ST से कोई रिलेटेड है। ये स्वनिधि देखिए इस बार पूछा जा सकता है, स्वनिधि स्कीम, मतलब ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो आप मतलब डेटा थोड़ा याद रखना, क्योंकि मतलब डेटा भी लिखना बहुत ज़रूरी है। डेटाज़ विदाउट डेटाज़ तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए पीएम गति शक्ति भी पिछली बार जब मतलब ये 2014 में स्टार्ट किया गया था, बट फिर अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो ये रहा, मतलब ये है मेरा एक तरीके से आंसर शीट है। तो मैं आपको एक मेंस का, मैं बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, बट मेंस का आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर देना चाहती हूँ। देखिए स्ट्रक्चर में ये क्या है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है।
ये तो आपको पता ही है कि इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब मेनली मैं फॉलो करती हूँ 3 पार्ट्स। पहला तो मतलब स्टार्ट करती हूँ डेटा से, अगर कोई मुझे डेटा याद है, या तो मैं स्टार्ट करती हूँ डेफिनेशन से, अगर कोई मुझे डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन याद है, या तो मैं स्टार्ट करती हूँ कोड से, अगर मुझे कोई कोड्स याद है और वो कोड्स किसकी दी हुई है वो भी लिखना, ठीक है। दूसरा आता है बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में आपको ड्रॉबैक्स और बेनिफिट ये दोनों चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, ड्रॉबैक्स और बेनिफिट अगर किसी चीज़ का लिखा हुआ है। फिर आता है कंक्लूज़न, बिना कंक्लूज़न के आपका आंसर्स जो है वह कंप्लीट है ही नहीं। विदाउट कंक्लूज़न आंसर्स कंप्लीट नहीं है। तो हमेशा यह बात ध्यान रखना है, कंक्लूज़न में लिखना ही लिखना है। आपने क्या इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिखा उसी को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप अपनी थॉट लिख दीजिए कंक्लूज़न में, कुछ ना कुछ कंक्लूज़न डालिए ही डालिए। बॉडी के पार्ट्स में थोड़े से डायग्राम अगर आपको पता है कुछ तो डायग्राम डालिए। जैसे मैंने म्यूज़िक का था, अब म्यूज़िक में मतलब चाहते तो थोड़े से 1-2 इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम बना सकते हैं। जैसे डांस फॉर्म में आ गया अगर कोई, तो डांस फॉर्म में अब इस तरीके से पर्सन्स को बना सकते हैं। मतलब किसी तरीके से मतलब आपको थोड़े से डायग्राम्स भी डालना, छोटे डायग्राम्स डाल दीजिए। मतलब एक होता है कि इंटरेक्टिव बनना चाहिए आंसर कॉपी, ये नहीं कि बस लिखे जा रहे हैं। किसी क्वेश्चन में रोमन वर्ड लेटर यूज़ कर लीजिए, किसी में रोमन नंबर यूज़ कर लीजिए, किसी में नंबर्स लेटर यूज़ कर लीजिए, किसी में ABCD, किसी में एरो। इस तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर आपका आंसर शीट बनेगा ना, तभी जाकर के थोड़े से मार्क्स गेन होते हैं। तो मेरा तो देखिए हर किसी का अपना अलग अलग अप्रोच होता है, हर किसी की अपनी अपनी नॉलेज होती है। तो विदाउट नॉलेज भी किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है, विद नॉलेज कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज़ वैल्यू करती है एग्जामिनेशन में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ आप 2-3 लोग कमेंट कर देंगे तो भी मैं ये PDF जो है शेयर कर दूँगी, और इसके क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप मतलब मेरे आंसर्स नहीं तो कम से कम क्वेश्चन पेपर तो आप लगा लीजिएगा कि हाँ रिसेंटली में किस तरीके क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से है, ठीक है। और प्लीज़ आप आंसर राइटिंग हमेशा करते रहिए। मैं आंसर राइटिंग मतलब थोड़ा सा लैग करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो आप प्लीज़ आंसर राइटिंग करते रहिए। और अभी देखिए मतलब 28 सितंबर से मे भी स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं पता। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ। और बाकी तो मैं देखिए बिहार के भी एग्ज़ाम्स दूंगी, मतलब मैं एग्ज़ाम्स तो दूंगी और भी स्टेट के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा UP पीछे रिलायबल बहुत कम लग रहा है अब। काफ़ी टाइम से दे रहे हैं और हो नहीं रहा है, तो फिर थोड़ा ये हो जाता है ना, मोरल डाउन हो जाता है। तो सबका ही हो जाता है, पर मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग मेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रगल है। तो इससे जो है मतलब बहुत ही डिमोरलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं, हाँ मुझे ये भी बात करनी थी कि जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, अगर जिन लोगों के 110+ मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तैयारी स्टार्ट कर दे मेंस की। जिनके प्रीलिम्स नहीं हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए 3-4 एग्ज़ाम्स हैं। अगर आपका टारगेट है कि UPSC है तो आप प्लीज़ फॉलो करिए। अगर आपका टारगेट है UP PCS और इससे नीचे नहीं आना है तो फिर टारगेट होगा, ठीक है। देखिए एक होता है सिक्योरिटी, लाइफ में सिक्योरिटी भी चाहिए। जैसे HCS का एग्ज़ाम हो रहा है, ये नहीं है कि हाँ इस दूसरे स्टेट का है तो हम क्यों दें, नहीं दे देना चाहिए। HCS का एग्ज़ाम है, फिर BPSC भी आने ही वाला है, ये एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। ये दोनों आपके लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम्स हुआ है नहीं, तो ये जो दिसंबर तक मे भी फाइनल कर दें अपना सब कुछ, तो इनको देना बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो प्लीज़ 2 महीने का टाइम है, पढ़ लीजिएगा, दे दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप स्टडिंग हार्ड। बिना पढ़े देखिए कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी करके आपको पढ़ना और आंसर राइटिंग करना ही करना पड़ेगा। और प्लीज़ आप अपने साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करिए, इससे कि आपको आंसर राइटिंग का स्किल मतलब अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको मतलब मटेरियल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ठीक है, किसी मैगजीन्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं करंट अफेयर के लिए, आपको द हिंदू बहुत है, उसको फॉलो कीजिएगा। और तो मैं क्या बोलूँ, जो भी कुछ भी आपको अगर पर्सनली मुझसे कोई बात करनी या फिर है तो आप टेलीग्राम पर मुझे पिंग करिए, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगी। कोई क्वेरी है कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।